हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको माइकोराइजा पढ़ना है। लेकिन माइकोराइजा को पढ़ने के पहले थोड़ा सा कुछ और मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं आपको। मैं जैसे जो भी हम प्लांट्स पढ़ते हैं, ये हमारे पास हो गया, ये प्लांट्स हो गए। इस प्लांट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं रहती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस से कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स को हम लोग क्या है, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर आपका ये लोअर प्लांट, नहीं है हमारे सिलेबस में। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ पर आपका ये हायर प्लांट्स। दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं, ये आपका हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स। और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, हायर प्लांट्स पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये निम्न श्रेणी के पौधे, ये उच्च श्रेणी के पौधे। ठीक, तो जो लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट को हम लोग बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना, ये क्रिप्टोगैम्स। और हायर प्लांट को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर, ये फेनेरोगैम्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, यहां पर ये फेनेरोगैम्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, ये देखिए ये वर्ड कहीं पर भी आ रहा है, क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है हाइडन, छिपा हुआ। मतलब कोई चीज छिपा हुआ है तो क्रिप्टो। ठीक है। ये गेम्स, गेम्स वर्ड बना हुआ है किससे, ध्यान रखना है आपको, ये गैमिट। गेम्स वर्ड किससे बना, ध्यान रखना है आपको, ये गैमिट। गैमिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, मान लिया जाए एनिमल, एनिमल में क्या, स्पर्म या शुक्राणु, ये क्या मेल गैमिट है। एग या अंडाणु, ये फीमेल गैमिट है। तो गैमिट से बना है क्या वर्ड यहां पर आपका, गेम्स। मतलब एक प्रकार से ये रिप्रोडक्शन या प्रजनन से संबंधित स्ट्रक्चर है। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि क्रिप्टोगैम्स बोलने का मतलब है हाइडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ऐसे पौधों का समूह जिसमें प्रजनन संरचनाएं छिपी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या हो गया, हाइडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो क्रिप्टोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, ये हो गया आपका एल्गी। दूसरा और क्या पढ़ते हैं अपन, ये ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अलावा आपको मिलेगा यहां पर ये टेरिडोफाइटा, ये पी से स्पेलिंग स्टार्ट है। ये हो गया क्या आपका टेरिडोफाइटा। और यहां पर अपने को पढ़ने के लिए मिलता है ये फंगस, कवक। तो ये जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फंगस, ये सबको हम काउंट करते हैं किसमें, यहां पे क्रिप्टोगैम्स। मान लेंगे चलो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समझिए। ये जो फेनेरोगैम्स है, फेनेरोगैम्स में हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि कोई फ्लावर है, तो कोई प्लांट है आपके घर में है, कोई भी प्लांट है, कनेर है मान लिया जाए, या सदा सुहागन है, या गुड़हल है, कोई भी फ्लावर है, या गुलाब है, तो उसमें यदि बोला जाए कि इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहां पर है, तो आप आसानी से उसमें देख करके बता देंगे कि ये इसका एंड्रोसियम है और दूसरा क्या है आपका, ये गायनोसियम है। मतलब जो फ्लावर है या जो पुष्प है, उस पुष्प में आपको उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन यहां पर यदि कोई आपको बोल रहा है कि एल्गी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहां है, तो आप ध्यान रखना कि आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते हैं। मतलब एल्गी का पहले आपको सेक्शन काटना पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट उसकी लेना पड़ेगा, फिर माइक्रोस्कोप से आप उसको देखोगे, तब जाकर के उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स, ये वर्ड आपका क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है कि जिसमें प्रजनन संरचनाएं छिपी हुई हैं, हाइडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे प्लांट को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई देता है, वेल क्लियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उनको हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये जो फेनेरोगैम्स है, फेनेरोगैम्स को ही हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये उस दिन मैंने आपको बताया था, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये पढ़ते हैं आपका जिम्नोस्पर्म। पहली क्लास में बताया था मैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अभी जो एंजियोस्पर्म है, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट क्या क्या हो गया आपका, ये हो गया मोनोकॉटिलिडन, ये क्या हो गया आपका मोनोकॉटिलिडन, और ये क्या हो जाएगा यहां पर आपका ये डाइकोटिलिडन।
ठीक है। मोनोकॉटिलिडन और क्या हो गया आपका डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन एक बीजपत्री और डाइकॉटिलिडन क्या हो गया आपका द्विबीजपत्री। पहले के वीडियो में ये सारी चीजों को मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी आगे चल करके, ठीक। तो यहां पे आज मेरा उद्देश्य क्या था कि आपको बताना हायर प्लांट्स, क्योंकि अभी मैं जब माइकोराइजा पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं हायर प्लांट वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि हायर प्लांट होता क्या चीज है। तो हायर प्लांट बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, सीधी सी बात है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में हमने क्या बोला था, अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म को हिंदी में हमने क्या बोला था, आवृत बीजी। ये सब पहले के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, ध्यान रखना। मतलब आप ये समझ जाइए कि जो सिलेबस जुड़ा हुआ है, मैंने पहले आपको बताया इस चीज को कि 90% स्टूडेंट, ये जो फॉरेस्ट्री का एग्जाम वगैरह होता है इसमें आजकल इंजीनियर लोग बैठ रहे हैं, तो इंजीनियर लोगों के लिए ये जो भी टॉपिक आपको सिलेबस दिया हुआ है, फॉरेस्ट्री की जो भी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ेंगे, ये बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना। तो इसमें एक भी क्लास को आप मिस नहीं कीजिए, सारे टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर आप पढ़ते जाइए, तभी आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैं जब माइकोराइजा पढ़ाऊंगा मैं हायर प्लांट वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हायर प्लांट है क्या चीज, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारी एक क्लियर हो गई। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं और हम पहुंचते हैं कहां पर, आपका माइकोराइजा, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, माइकोराइजा। चलिए, ये हमने स्टार्ट किया क्या यहां पर आपका, ये माइकोराइजा, ये हो गया माइकोराइजा, ठीक। अब इस माइकोराइजा में हमारे पास दो टर्म ध्यान रखना, ये माइको और दूसरा क्या हो गया आपका राइजा। माइको और राइजा। माइको ये वर्ड कहां से आया ध्यान रखना, ये वर्ड हमारे पास आया कहां से, माइकोलॉजी से वर्ड आया है। ये जो माइको वर्ड है कहां से आया, माइकोलॉजी। ये बेसिक जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां से ये स्टडी ऑफ फंगस हो गया हमारा माइकोलॉजी यहां पर, ठीक। अब अपने को ये ध्यान रखना है, ये माइको वर्ड आया है, माइको का मतलब क्या हुआ यहां पर आपको हमने बोल दिया ये फंगस, ठीक है, कवक या फंगस। फंगस को बनाने वाली जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट रहती है वो कहलाती है हाइफा। उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखते हैं यहां पर, हाइफा। मतलब फंगस को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं या जो सेल्स हैं वो इस तरीके से ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है हाइफा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाइफा। और ये हाइफा का जो समूह है ये कहलाता है माइसीलियम। क्या कहलाता है आपका, ये माइसीलियम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, सिंगल स्ट्रक्चर की बात करूं तो हाइफा कहलाएगा, और ग्रुप ऑफ हाइफा या जो हाइफा है पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, माइसीलियम बोलते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है। मतलब हाइफा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगस। मतलब नॉर्मली आप देख सकते हैं अपने घर में, भाई जहां पे मॉइस्ट वाली कंडीशन है वहां पे कोई ब्रेड का टुकड़ा यदि पड़ा हुआ है तो उसमें आप देखते हैं कि 2-3 दिन यदि नमी वाली स्थिति में पड़ा हुआ है तो वहां पे उसके ऊपर फंगस या फफूंद जम जाता है। तो यदि उस फफूंद या फंगस को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसा उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो थ्रेड लाइक सिंगल स्ट्रक्चर को आप बोलोगे हाइफा, और ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आपको आगे चल करके दिखाई देंगी, ध्यान देना यहां पर। तो ये मैंने इसको यहां से हटा दिया। अब आपको समझ में आ गया कि माइको का मतलब क्या है। माइको मींस फंगस, फंगस के स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट आपका हाइफा। अब दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, ये ध्यान देना, ये वर्ड लिखा हुआ है आपका राइजा। क्या लिखा हुआ है यहां पर आपका, ये राइजा टर्म इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका राइजा, राइजा मींस क्या होता है आपका, रूट। राइजा का मतलब क्या होता है आपका, रूट। अब यहां पर ध्यान देना, आपको कोई बोलता है व्हाट इज माइकोराइजा, तो आपको ध्यान रखना है माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। मतलब उच्च श्रेणी के पौधे की जड़ और फंगस के बीच का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। मतलब आपको कभी इंटरव्यू में आप चले जाते हैं और किसी ने आपसे बोल दिया व्हाट इज माइकोराइजा, तो आपको यही बोलना है माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफा।
फंगस के हाइफा और उच्च श्रेणी के पौधे की जड़ के मध्य जो सहजीवी संबंध है, उस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ क्लियर। सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो संबंध क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक कहलाता है। इसके बारे में डिटेल जब मैं आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी वाले टॉपिक में आएगा पोषण की विधियां या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका सिम्बायोटिक क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या है या कॉमेंसलिज्म क्या है, ये सारी चीजों को वहां पर हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको डिफाइन करना था माइकोराइजा, तो आपको ध्यान रखना है माइकोराइजा उच्च श्रेणी के पौधे की जड़ और फंगस के हाइफा के मध्य सहजीवी संबंध होता है। अब ये संबंध एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं यहां से। चलिए, दिस एसोसिएशन इज हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट। यह संबंध नाइट्रेट और फास्फेट के अवशोषण में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे हेल्प कर रहा है भाई, अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट है, हम आगे चल करके पढ़ेंगे, 17 एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, मतलब पौधे में जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उसमें 17 प्रकार के खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। 17 एलिमेंट्स ये टॉपिक में है हमारे आगे चल करके। तो ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में से एक एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, फास्फेट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि माइकोराइजा जो एसोसिएशन है, ये किस चीज के अवशोषण में मदद करता है, तो आपको आंसर क्या देना है वहां पर, फास्फेट एंड नाइट्रेट लिखा रहेगा या नाइट्रोजन लिखा रहेगा, वो आपका आंसर होगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं यहां से, ठीक है। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान रखना कि जैसे हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, ये अभी और कहां पर काम देगा, ध्यान रखना। ये वर्ड हम पढ़ते हैं एफॉरेस्टेशन, ये मालूम होगा आपको, एफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या होता है आपका, ये डिफॉरेस्टेशन, और ये क्या होता है आपका, रिफॉरेस्टेशन। ये 3 वर्ड अपन पढ़ते हैं भाई। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, वन लगाना, कहीं पर जंगल यदि अपन लगा रहे हैं, वन को लगा रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, एफॉरेस्टेशन। कहीं पर हम नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपका, डिफॉरेस्टेशन। और फिर हम बोलते हैं क्या, रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन बोलने का मतलब क्या है कि किसी स्थान पर जंगल था, वो जंगल किसी कारण से, आग लगने के कारण या बाढ़ वगैरह के कारण नष्ट हो गया है, तो वहां पे फिर से अपन यदि वृक्षारोपण कर रहे हैं या वन को लगा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है माइकोराइजा इज यूजफुल इन एफॉरेस्टेशन, मतलब एफॉरेस्टेशन की क्रिया में अपने को जो माइकोराइजा है ये उपयोगी होता है, ये ध्यान रखना। अब ये कैसे उपयोगी होता है, ये आपको मैं आगे चल करके अभी क्लियर करूंगा। आज के वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपका। चलिए, फिलहाल ध्यान रखना कि जो बंजर क्षेत्र है, बंजर क्षेत्र, ठीक है, बैरन एरिया, ठीक है, बेयर एरिया या बैरन एरिया, बंजर क्षेत्र, तो वहां पर यदि अपने को वन लगाना है, तो वन को लगाने में माइकोराइजा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अभी आगे चल करके मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। अब आइए, ये हमारे पास क्या होता है समझना। ये मान लिया जाए कोई एक ये प्लांट है, ये प्लांट की क्या हो गई आपका, रूट हो गई। ये प्लांट की क्या हो गई, रूट हो गई। बहुत अच्छे से समझेंगे आप। अब यहां पर देखिए कि ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, सॉइल, मिट्टी में पौधा आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये जैसे हम ये बोलते हैं यहां पर, ये यहां पर पाया जाएगा रूट हेयर। ये क्या पाया जाएगा यहां पर, ये रूट हेयर पाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया, रूट हेयर हो गया। मतलब आगे चल करके सारा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा कि जो ये प्लांट है, ये प्लांट को हम मिट्टी में लगाए हुए हैं, जमीन में मिट्टी में इसको लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हैं प्लांट को हमने मिट्टी में, तो आपको ध्यान रखना है प्लांट सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये जो प्लांट है ये क्या करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, यहां से वाटर, और दूसरा क्या एब्जॉर्ब करेगा यहां से आपका ये मिनरल्स। ये क्या चीज है आपका, ये है आपका यहां पर रूट हेयर। ये आप पढ़ते हैं आगे चल के, मतलब पढ़ने को मिलेगा
कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल विथ हेल्प ऑफ देयर रूट हेयर, मतलब अपने रूट हेयर की सहायता से ये जो पौधा है जल और खनिज लवण को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये रूट हेयर भी आप समझ गए। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये प्लेस यहां पर तो रूट हेयर नहीं है, तो यहां पर क्या होता है कि ये पाया जाएगा ये फंगस का हाइफा। ये क्या हो गया, ये फंगस का हाइफा, ये यहां पर पाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये फंगस का हाइफा यहां पर पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि फंगस का हाइफा वहीं पर पाया जाएगा या माइकोराइजल एसोसिएशन उस स्थान पर बनेगा जहां पर रूट हेयर नहीं होते हैं। तो जहां पर रूट हेयर नहीं है वहां से यदि कुछ चीज को एब्जॉर्ब करना है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, तो वहां पर यह काम किसके द्वारा किया जाता है, फंगस के हाइफा के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर देखिए ये जो प्लांट्स है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। ये क्या करेगा, प्लांट है कि जो रूट है इसको पोषण प्रदान करेगी, और जो फंगस का हाइफा है ये इसको हेल्प करेगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्पेशली कौन सा मिनरल्स, तो नाइट्रेट एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है। ये ध्यान रखना है यहां पर। तो ये माइकोराइजल एसोसिएशन है। तो माइकोराइजा को क्या डिफाइन किया था मैं, माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगल हाइफा। फंगस के हाइफा और रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच सहजीवी संबंध है। इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फंगस का हाइफा कहां पर पाया जाएगा या माइकोराइजा कहां पर पाया जाएगा, ऐसे स्थान पर जहां पर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर फंगस के हाइफा की सहायता से फास्फेट और नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन में यहां पर हेल्प मिलेगी, साथ ही वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा हम लोग नॉर्मली 3 प्रकार का पढ़ते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टो एंडोमाइकोराइजा। लेकिन हमारे काम का केवल यहाँ पर 2 है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, रूट है। ये क्या हो गई, रूट है। रूट में टिश्यू की अलग अलग लेयर होती है, टिश्यू, ऊतक, ठीक है। ये आपके लिए फिर एक नया वर्ड आ गया यहां पर, टिश्यू। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, ये ऊतक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो टिश्यू की अलग अलग लेयर होती है। देखो जैसे हम अपने बॉडी की बात करें, हमारे बॉडी में क्या मिलेगा कि अलग अलग लेयर अपने को मिलेगी टिश्यू की। सबसे ऊपर में इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे में आपका डर्मिस, डर्मिस के नीचे में आपका कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा मतलब ऊतक की अलग अलग लेयर पाई जाएगी। टिश्यू क्या होता है, ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका के समूह से क्या बनता है आपका, टिश्यू या ऊतक बनता है। तो जैसे हमारे बॉडी में टिश्यू की अलग अलग लेयर है, उसी तरीके से प्लांट में भी टिश्यू की अलग अलग लेयर होती है, ध्यान रखना। तो यहां पर ये रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर है, रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर, इपीब्लेमा। उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, इपीब्लेमा। इपीब्लेमा से आप अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगी क्या, यहां पर ये हाइपोडर्मिस। क्या पाई जाएगी वहां पर आपका, ये हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस के और अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर, ये इपिडर्मिस। इसके नीचे आप अंदर चढ़ जाएंगे, हाइपोडर्मिस, और अंदर जाएंगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉर्टेक्स मिलेगा। मतलब एक टिश्यू की अलग अलग परत है, आपको ध्यान रखना है। आगे चल करके शायद कहीं पर सिलेबस में होगा तो इसको हम पढ़ेंगे, और नहीं तो अपने को फिर पढ़ने की जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक आध 2 बार ये टर्म आपका इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल तो आप ये ध्यान रखना कि सबसे बाहर की तरफ रूट में कौन सी लेयर कहलाती है, इपीब्लेमा। इपीब्लेमा के बाद हाइपोडर्मिस, फिर आपका क्या है, कॉर्टेक्स रीजन। ये वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो माइकोराइजा है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। ये माइकोराइजा ये आपका हो गया। ये पहला हम क्या ले लेते हैं यहां पर आपका, ये एक्टोमाइकोराइजा। ये क्या हो गया आपका, एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। ये देखिए एक्टो, ठीक। अब एक चीज ये ध्यान देना कि जनरली जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ध्यान रखना, और बार बार वही रिपीट होती है। मतलब इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ध्यान रखना। व्हेन द फंगल हाइफा फॉर्म क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ इपीब्लेमा।
ठीक है, व्हेन फंगल हाइफा फॉर्म क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ इपीब्लेमा देन वी कॉल्ड इट। मतलब जब फंगस के हाइफा इपीब्लेमा पर पपड़ी नुमा संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर या क्या बोल देगा आपका ये नेट लाइक स्ट्रक्चर, क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर और नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर या पपड़ी के समान यहां पर जमा हुआ पाया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? तो आप आंसर क्या देंगे? एक्टोमाइकोराइजा उसे कहा जाएगा। एक्टोमाइकोराइजा का बहुत कॉमन एग्जांपल आपको क्या मिलेगा? ये पाइनस, पाइनस नाम का एक प्लांट है। तो पाइनस नाम के प्लांट में आगे चल के अपन पाइनस को देखने को अपने को मिलेगा, तो पाइनस में पाया जाता है एक्टोमाइकोराइजा। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, लेकिन एग्जाम में मोस्टली यही आता है कि एक्टोमाइकोराइजा कहां पाया जाता है, तो हम क्या आंसर देते हैं वहां पर? पाइनस में पाया जाता है एक्टोमाइकोराइजा। किस चीज में हेल्प करता है? फास्फेट और नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन में और साथ ही वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। माइकोराइजा की भूमिका कहां पर है? एफॉरेस्टेशन में, मतलब किसी स्थान पे यदि अपने को वृक्ष को लगाना है तो वहां पर, मतलब बंजर भूमि यदि है तो हम माइकोराइजा की सहायता लेकर के वहां पर एफॉरेस्टेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल क्या हुआ आपका? पाइनस हुआ। दूसरा हम लेते हैं यहां पर आपका एंडोमाइकोराइजा। दूसरा हम क्या लेते हैं आपका? ये एंडोमाइकोराइजा, ये हो गया एंडोमाइकोराइजा हो गया। एंडोमाइकोराइजा में अपने को क्या करना है यहां पर? ध्यान रखना, एंडोमाइकोराइजा का दूसरा नाम है, ध्यान रखेंगे आपका वेम। एंडोमाइकोराइजा का दूसरा नाम क्या है? वेम। अपने आप में एक क्वेश्चन है कि वेम किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, बोथ। आपको ध्यान रखना है कि वेम शब्द का इस्तेमाल करके हुआ है एंडोमाइकोराइजा। वेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है ये वेसिकुलर एर्बस्कुलर, वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ये वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये ध्यान रखना, आगे चल करके यदि आप फॉरेस्ट रेंजर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां पे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइकोराइजा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लाइकेन। आया समझ में कि नहीं? तो ये जो तैयारी आपकी है ये आगे चल करके आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक, अब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ध्यान देना यहां पर। ये पहला तो आप ये समझ जाइए कि इसका एग्जांपल आप क्या बताएंगे? पाइनस। अभी मैंने आपको क्लियर किया। और इसका एग्जांपल आप ले लेंगे क्या? यहां पर एक प्लांट होता है, उसका नाम है ग्लोमस। उस प्लांट का नाम क्या है आपका? ग्लोमस। एंडोमाइकोराइजा की बात करेगा तो आंसर आप क्या देंगे यहां पर? ग्लोमस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक स्टोरी हमारी क्लियर हो गई। अब वेसिकुलर, वेसिकुलर बोलने का मतलब क्या होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेसिकल। तो वेसिकुलर। एर्बस्कुलर, एर्बस्कुलर बोलने का मतलब क्या है? कि कोई स्ट्रक्चर आपस में ट्विस्टेड हो गया है, एक दूसरे में कुंडलित हो गया है, ट्विस्ट हो गया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एर्बस्कुलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो फंगस का हाइफा है वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और बहुत सारे हाइफा आपस में ट्विस्टेड हो जाते हैं, एर्बस्कुलर वर्ड उसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए यहां पर क्या होगा, देख क्वेश्चन को समझना। व्हेन फंगल हाइफा एंटर इन कॉर्टेक्स रीजन, देखो मतलब यहां पर जो फंगस का हाइफा है ये अंदर प्रवेश कर गया। देखो एक्टोमाइकोराइजा में क्या था कि ऑन सरफेस ऑफ इपीब्लेमा, इपीब्लेमा की सतह पर था, अंदर नहीं गया था, बाहर ही बाहर था एक्टोमाइकोराइजा। अब यहां पे फंगस का हाइफा क्या हो गया? अंदर चला गया, इसलिए एंडोमाइकोराइजा। कहां अंदर चला गया? कॉर्टेक्स रीजन में चला गया। तो हम इसी को बोल रहे हैं व्हेन फंगल हाइफा इंट्रोड्यूस इन कॉर्टेक्स रीजन ऑफ रूट एंड फॉर्म वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क, डेवलप अ नेटवर्क, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्विस्टेड हो गया, तो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एर्बस्कुलर बोला जाता है। तो यहां पर ये फंगस का हाइफा आ गया, ये यहां पे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ये ऐसे करके बहुत सारे आपस में क्या हो जाएंगे? सब ये ट्विस्टेड हो जाएंगे, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका रहेगा ये। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो स्ट्रक्चर से हमको मतलब नहीं है कि वेसिकल क्या है, एर्बस्कुलर क्या है, कोई मतलब नहीं हमको बस ये जानना है कि एंडोमाइकोराइजा को हम क्या बोलते हैं? वेम। वेम का मतलब क्या है? वेसिकुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजा। कोई जरूरी नहीं है कि जितने टर्म हमको इस्तेमाल हो रहे हैं सभी का मीनिंग अपने को क्लियर हो। अपने को ये देखना पड़ता है कि हमारे काम का क्या है।
है समझ में। लेकिन कभी इंटरव्यू वगैरह में चले गए, भले वहां पे बोल सकता है यार ये वेम क्या चीज है आपका, वेसिकुलर एल्वेस्कुलर क्या है, तो आप बता सकते हैं वेसिकल काम कर रहा है, एल्वेस्कुलर मतलब क्या हो गया, वो आपस में ट्विस्टेड हो गए, उसको एल्वेस्कुलर बोला जा रहा है। तो एक सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखना। तो ये हुआ क्या आपका यहाँ पर ये एंडोमाइकोराइजा हुआ, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो माइकोराइजा का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था वो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो माइकोराइजा है, एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं, ठीक है। एक यहां पर क्या है आपका, एक प्लांट होता है, उस प्लांट को अपन बोलते हैं ये क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक प्लांट है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई भी चीज हम ही पढ़ाते हैं, मान लिया मैं पाइनस पढ़ाया, मैंने पाइनस कभी नहीं देखा है कहां होता है, ग्लोमस पढ़ाया, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अपन देखे हुए रहें। वैसे क्रैनबेरी एक प्लांट है, मैंने नहीं देखा हूं, लेकिन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था कि क्रैनबेरी में भी माइकोराइजा पाया जाता है। क्रैनबेरी एक प्लांट है, उसमें माइकोराइजा पाया जाता है। और यहां पर माइकोराइजा का रोल क्या है समझना। इन क्रैनबेरी माइकोराइजा स्टिमुलेट दिस प्लांट टू यूज एमिनो एसिड एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब यहां पर जो माइकोराइजा है क्रैनबेरी प्लांट में पाया जा रहा है और उसको स्टिमुलेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि तुम नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए एमिनो एसिड का इस्तेमाल करो। आया समझ में। देखो नॉर्मल माइकोराइजा मैंने क्या बताया, फास्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। लेकिन क्रैनबेरी नामक पौधे में माइकोराइजा की क्या भूमिका है, तो आपको ध्यान रखना यहां पर इस पौधे में ये एमिनो एसिड के द्वारा नाइट्रेट या नाइट्रोजन की प्राप्ति को प्रमोट करता है, ये इसका फंक्शन है। तो ये हमारा माइकोराइजा यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ड बिल्कुल नए नए वर्ड्स हैं, सबको बहुत अच्छे से आप मेहनत कीजिए। और प्रॉपर जो इसका क्वेश्चन मैंने बता दिया, अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया माइकोराइजा में, लेकिन एग्जाम के पर्पज से देखें 5-6 क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन फंगल हाइफा एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। एक्टोमाइकोराइजा कहां पाया जाएगा, पाइनस में पाया जाएगा। एंडोमाइकोराइजा कहां पाया जाएगा, ग्लोमस में पाया जाएगा। जब फंगस के हाइफा इपिब्लेमा पर पपड़ीनुमा संरचना के रूप में या जालनुमा संरचना के रूप में अवस्थित हो जाते हैं, को क्या कहा जाता है, एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। क्रैनबेरी में माइकोराइजा की भूमिका क्या है, तो एमिनो एसिड के द्वारा नाइट्रोजन प्राप्ति की क्रिया को यह प्रमोट करता है, ठीक है। वेम किसे कहा गया है, वेम किसे कहा गया है, आपका एंडोमाइकोराइजा को कहा गया है। तो इतने सारे जो पॉइंट हैं ये आपके एग्जाम से संबंधित है। बहुत अच्छा तरीके से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।